नमस्कार। और मैं हूं महेश नौटियाल। और फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ पर पाकिस्तान से आए लोगों को बसाने के लिए सरकार ने उनको मकान दिए और उनके लिए एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया। और औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने के बाद दूर दराज से आए लोग भी यहाँ पर आने लगे और उसी कड़ी में उत्तराखंड से भी यहाँ पर लाखों प्रवासी आए और उन्होंने यहाँ पर नौकरी के साथ साथ काफ़ी संघर्ष किया और यहाँ पर अपने आप को स्थापित किया। और उसी कड़ी में मैं आपको मिलाता हूँ दीपक कापड़ी जी से। तो आइए मिलते हैं दीपक कापड़ी जी से। कापड़ी जी नमस्कार। नमस्कार महेश जी। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप उत्तराखंड में अपने गांव के बारे में बताएं और आपकी शिक्षा कहाँ हुई। महेश जी, हमारा गांव पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारचूला हाईवे पे सतगढ़ नाम का गांव पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा गांव है। हमारे गांव में आज से 20-30 साल पहले से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे दूध की डेयरी खुलना, पोस्ट ऑफिस, बैंक एवं गांव के 2 किलोमीटर के अंदर में सरकारी अस्पताल, 30 बेड का अस्पताल बना हुआ है। तो इस लिहाज से हमारा गांव बहुत समृद्ध गांव कहलाता है। गांव में आप किस तरह का जीवन यापन करते थे? मतलब स्कूल जाना, खेलना कूदना, पानी लाने के लिए कहाँ जाते थे? हमने गांव में बचपन से ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले ली थी। स्कूल जाने से पहले हम लोग खेत का सारा काम करके जाते थे। पूरा कार्य अपना सुबह 3 घंटे हल जोतना, पानी भर के लाना, नौले से बहुत दूर होता था। नौला भी कम से कम आधा किलोमीटर दूर था घर से। पानी सारा भर के रखना और हल जोत के तब जब घंटी बजती थी, सामने पहाड़ी पे हमारा इंटर कॉलेज था, वो दिखता था और घंटी सुनाई देती थी। पहली घंटी बजने के बाद हम भाग के फिर जाते थे स्कूल को। आपने गांव कब छोड़ा और फरीदाबाद कब आए? गांव जैसे कि सभी प्रवासी अपना एक स्वप्न लेके आते हैं, हम भी आए थे 1977 में। हम नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे यहाँ एक रिश्तेदार थे श्रीमान चंद्रमणि तिवारी जी, हमारे जिया जी। उन्होंने मेरे फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा सोचा, मुझे आगे पढ़ाया। यहाँ पे नौकरी कराने के बजाय मेरे को आगे स्टडी के लिए उन्होंने जोर दिया। तो 2 साल और मेरे को यहाँ पढ़ाया। तो यहाँ पढ़ने के बाद मेरे को फिर 81 से 80 से मैंने जॉब स्टार्ट करी। 10 साल मैंने यहाँ जॉब करी। जॉब के दौरान मेरी बड़ी शुरू से रुचि थी कि कुछ अपना ही काम किया जाए। मैं अपने साथियों से डिस्कस करता ही रहता था कि अपना कार्य होना चाहिए। जब सभी लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये मेरी एक शुरू से धारणा रही थी। तो उसी शौक में मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप यहाँ पर स्थापित किया। अब आप किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं? मतलब यहाँ किस तरह की फैक्ट्री है और कितने लोग काम करते हैं? हमारी कूलर इंडस्ट्रीज में हम लोग मोटर देते हैं, मोटर के पार्ट्स देते हैं। कूलर में, एसी में, तमाम जितने भी एसी बनते हैं सब में हमारी मोटर के स्टैंपिंग लगी होती है मोटर में और कूलर में। और आज हमारे पास 50 से 60 वर्कर हैं। तो इस तरह से दिनचर्या चल रही है। तो यहाँ पर रहते हुए भी आप किस तरह से अपने गांव पहाड़ से जुड़े हैं? क्या कभी गांव जाते हैं? तो वहाँ किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं? हम लोग गांव से हमेशा ही जुड़े रहते हैं, कोई न कोई फ़ोन के माध्यम से, और वहाँ से खबरें आती रहती हैं। हम भी साल में 1 या 2 बार शादी ब्याहों में या पूजा पाठ के लिए जाना होता है। वहाँ जाने के बाद हम यहाँ की बिल्कुल भूल जाते हैं, यहाँ हमारी लाइफस्टाइल क्या थी बिल्कुल टोटल भूल जाते हैं। बल्कि हम तो न्यूज़ भी नहीं सुनते हैं उस दौरान क्या हो रहा है देश में। यहीं आके हमें वापस पता चलता है कि न्यूज़ भी नहीं पढ़ते हैं हम, ना हम समाचार पत्र पढ़ते हैं। हम केवल गांव के माहौल में ढल जाते हैं। वापस आने के बाद हमें पता चलता है कि क्या क्या यहाँ के चल रहे हैं खबरों में। कोरोना काल से बहुत से लोगों ने अपने गांव लौटने का मन बनाया, तो क्या आपको लगता है कि गांव जाकर वो वहां पर रह पाएंगे?
बिल्कुल, मेरा मानना है जो लोग यहाँ पर इतनी दूर होटल इंडस्ट्रीज़ होगी जैसे, या इस तरह की जो गांव में भी चल सकती है, वो इतनी दूर ना आके अगर वहीं पर अपना स्टार्टअप करें तो टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन उनको ज़रूर सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। उनको करना चाहिए, वहीं पर रुक जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने तरक्की की है, या आपको लगता है कि किस तरह से विकास होना चाहिए? उत्तराखंड राज्य को बने हुए अभी बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन जितना विकास हुआ है ठीक ही हो रहा है। लेकिन कुछ केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल पैकेज उत्तराखंड को मिलना चाहिए, जैसे हिमाचल को शुरू में मिला था, जम्मू कश्मीर को अब तक मिलता आया था। उत्तरांचल को शुरू से कुछ भी स्पेशल पैकेज नहीं मिला, पहाड़ी राष्ट्र होने की वजह से, स्टेट होने के नाते वो ज़रूर कमी रही है। मैं मतलब चाहूँगा कि सेंटर की तरफ से कुछ विशेष पैकेज मिलना चाहिए उत्तराखंड राज्य को। वहाँ पे पर्यटन के बहुत ज़्यादा स्कोप हैं। जैसे हिमाचल में तो आज हर ज़िले में लगभग पर्यटन है, वहाँ भी ज़रूरत है। थोड़ा आज तक रोड की दिक्कत थी, अब ऑल वेदर रोड बनने से वो समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। अब पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। आप वहाँ के व्यंजन जो पकाए जाते हैं पहाड़ों में, वो आप क्या फरीदाबाद में भी उनका सेवन करते हैं? करते रहते हैं। कोई भी वहाँ से आता है तो पहाड़ी व्यंजन लाता है, जैसे भटकी छुड़कानी हो गई और गहत के डुबके हो गए। तो जब हम भी जाते हैं तो लाते हैं और उनको भरपूर उपयोग करते हैं। यहाँ आके अच्छा लगता है। कापड़ी जी, आप फरीदाबाद की काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बाहर से दूर रह रहे प्रवासियों के बच्चे अपने गांव से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपनी बोली भाषा भूल रहे हैं? उसके लिए प्रवासी संस्थाओं को क्या करना चाहिए? इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हम लोग कोशिश कम हो पा रही है, जो हमारे बच्चे हमारी बोली भाषा नहीं सीख पा रहे हैं। वैसे तो हम लोग कल्चरल प्रोग्राम इसी पर्पज़ से करते हैं कि हमारे वहाँ की रीति रिवाज बच्चों तक पहुँचे, लेकिन किसी कारण से हमारी इंटरेस्ट या कुछ भी कह लीजिए कमी है। अभी बच्चों को शुरुआत से घर से शुरू करना पड़ेगा बोली भाषा सिखाने के लिए। बल्कि हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, हम पहाड़ भी जाते हैं तो वहाँ भी नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में ही वहाँ चलन है सब चीज़ों का, घरों में भी। तो वो एक बड़ी हमारी भाषा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ये गलत पेश हो रहा है। हमारी बचपन से ही घरों में अपनी भाषा सिखानी चाहिए बच्चों को। तो ये ज़रूर हमारे अंदर कमी रह गई है। ये संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ तो कम से कम अपनी बोली भाषा से बच्चों को अवगत कराएं। मैं उदाहरण दूंगा, पंजाब प्रदेश है, वहाँ टोटल पंजाबी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में टोटल महाराष्ट्रियन बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक गुजराती, पंजाबी या महाराष्ट्रियन बोलते हैं। केवल हमारे प्रदेश को छोड़कर बाकी सब जगह अपनी भाषा पर जोर है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी बड़े लेवल पे कोशिश करनी चाहिए अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए। चलो कापड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। धन्यवाद महेश जी। मिलेंगे आपसे। धन्यवाद महेश जी। Thank you so much.